हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर अदफर रशीद। और आज का ये सेशन हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेशन 10 होने वाला है। आज का ये सेशन हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का लास्ट सेशन है, तो आज के ही दिन हम अपने जावास्क्रिप्ट को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा था कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू के बारे में पढ़ा था, प्रॉमिसेस, प्रॉमिस चेनिंग, और उसके साथ साथ डॉट देन डॉट कैच, प्रॉमिस डॉट ऑल। ये सारे कंसेप्ट्स हमने पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में हमने प्रॉपरली समझे थे। अब आज का ये लास्ट सेशन हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखने जा रहे हैं, जैसे ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, हमारे पास एसिंक अवेट कीवर्ड्स क्या करते हैं, और उसके साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के इसी कंसेप्ट लाइक एसिंक्रोनस कोड को डॉम के साथ यूज करेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है ना, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राई कैच ब्लॉक, और इसी का एक और ऑप्शनल ब्लॉक है, दैट इज फाइनली। ओके, व्हेन वी राइट अवर कोड ना, लेट्स सपोज मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इनसाइड दिस कोड देयर माइट बी सम कोड दैट माइट थ्रो एन एरर। तो लेट्स सपोज वो लाइन ये है। अब इससे हुआ क्या, एक एरर मेरे पास आ गया। अब जब एरर आ गया, उसकी वजह से होगा कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं अब इसी सॉल्यूशन में, इसी कोड में अपना एक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करूं जिससे मैं इसी एरर को प्रॉपर्ली हैंडल करूंगा, ताकि मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो क्रैश ना हो, बल्कि मैं अपने इसी एरर को जो थ्रो कर रहा है मेरा जो कोड है उसको प्रॉपर्ली हैंडल करूं। तो उसके लिए जो मैं मैकेनिज्म यूज करता हूं ना, उसी को हम कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। अगर मैं इसी ट्राई कैच ब्लॉक को यहां पे एक एक करके लिखूंगा, तो ट्राई एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेरे पास अपना कोड जाएगा जिसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस कोड माइट थ्रो एन एरर। ये एरर थ्रो कर सकता है। अब सिंस ये एक ट्राई में है, तो इसके साथ मुझे कैच लिखना ही पड़ेगा, इट्स नॉट ऑप्शनल। अब जब इसने एक एरर थ्रो किया, उसके बाद ये एरर कैच करेगा कैच ब्लॉक, और हम एरर को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं इसमें। तो ट्राई वाला जो ब्लॉक है, इसमें सिंपली वो वाला कोड जाएगा जो मेरा मेन कोड होगा, जिसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट थ्रो एन एरर। इन दैट केस, इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द इंटायर एप्लीकेशन, मेरा जो कैच ब्लॉक है ये एक्शन में आएगा और ये उसी एरर को हैंडल करने की कोशिश करेगा प्रॉपरली। एक और ऑप्शनल ब्लॉक है जिसको आप रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, एंड दैट इज फाइनली। अब फाइनली क्या करता है, इसके अंदर आप एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो जिसको आप चाहते हो एग्जीक्यूट करना, चाहे एरर आए या ना आए। सो फाइनली डू दिस। अगर मेरा ट्राई ब्लॉक प्रॉपरली चल गया, इसमें कोई भी एरर नहीं आया, इन दैट पर्टिकुलर केस ये कैच में जाएगा ही नहीं, तब ये फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर मेरे पास एक एरर आ गया, तो उस केस में कैच में जाएगा और उसके बाद फाइनली के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो यह है ट्राई कैच ब्लॉक। और जो एक अच्छा जावास्क्रिप्ट डेवलपर होता है ना, ट्रस्ट मी, वो अपने कोड को इन्हीं ट्राई कैचेस में रैप करता है, ताकि जो एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है उसको मैं प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करूं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो क्रिएट अ वेरिएबल नम, जिसमें मैं 10 को स्टोर करूंगा। अब मैं इसी के अंदर अपने इसी नम को क्या चाहता हूं, मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करूं। तो ये एक इंटीजर है, क्या इंटीजर पे एक अपर केस फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। और अगर मैं इसके बाद कंसोल डॉट लॉग हेलो करूंगा, वी कैन क्लियरली सी कि मेरे पास जो एप्लीकेशन है पूरी की पूरी क्रैश हो गई, और उसके बाद जो कोड है आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट, राइट? क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक एरर थ्रो करेगा, मैंने वैसा ही कोड लिखा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल इंप्लीमेंट माय ट्राई कैच ब्लॉक। तो जैसे ही मैंने ट्राई लिखा, इसके अंदर एक ब्लॉक बन गया। अब मैं यहां पे वो वाला कोड लिखूंगा जो मैं चाहता हूं एग्जीक्यूट करूं। अब पॉसिबिलिटी है वो एक एरर थ्रो कर सकता है या नहीं। तो मैं इसी कोड को यहां पे पेस्ट करूंगा, एंड यू कैन सी आई हैव इंप्लीमेंटेड console.log num to अपर केस। अगेन मुझे पता है एक एरर थ्रो करेगा, लेकिन इस टाइम पे कैच मेरा एरर को प्रॉपरली हैंडल करेगा। तो मैं अगर इसको बताऊंगा जो एरर है उसकी जो मैसेज है वो मुझे प्रिंट करके दो।
नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, वी कैन क्लियरली सी मेरे पास इस वक्त एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, बल्कि यहां पे प्रॉपरली इस कोड को इसने एग्जीक्यूट किया, इसने एरर थ्रो किया, उसकी वजह से कैच ब्लॉक ट्रिगर हो गया और इसमें जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। और अब अगर मैं चाहता हूं कि फाइनली मैं कुछ एग्जीक्यूट करूं, फाइनली इसके अंदर मैं अगर हेलो प्रिंट करूंगा, चाहे एरर आया नहीं आया, ये ट्राई के बाद भी एग्जीक्यूट हो सकता है, कैच के बाद भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे हेलो है। अगर मैं इसमें कोई एरर भी ना रखूं, इन दैट पर्टिकुलर केस इफ आई ट्राई टू गो हियर console.log num, अभी तो कोई एरर नहीं है मेरे पास, तो ट्राई अपना ब्लॉक प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा, और जब उसने वो एग्जीक्यूट किया उसके बाद फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो फाइनली है, ये इन 100% ऑफ केसेस एग्जीक्यूट अपने आप को करेगा ही करेगा। अब आपने देखा कि हमारे पास जो ट्राई कैच है, इसका सिंपल सिंटेक्स क्या है। सो आई विल सिंपली गो, जो मेरा ट्राई है, ट्राई ब्लॉक, सो लेट मी ट्राई टू राइट ट्राई कैच ओवर दियर। इसमें अगर मैं करूंगा सिंपली कॉम console.log अदफर, उसके बाद मैं एक एरर को थ्रो करूंगा, थ्रो न्यू एरर, और वो एरर क्या है, वो एरर है रैंडम एरर, कुछ इस तरीके से। और कैच में मैं इसको बताऊंगा console.log, इसी एरर जो मैसेज है उसमें उसी मैसेज को कैच करो और प्रिंट करो, और फाइनली ब्लॉक में ये वाला कोड जो है इसको एग्जीक्यूट करो ही करो। सो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड इन 100% केसेस। सो 100% टाइम ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन सबसे लास्ट में ट्राई कैच की। अब आप बोलोगे सर इस ट्राई में तो एक एरर आ गया, तो उस एरर से पहले जितना भी कोड है क्या वो एग्जीक्यूट होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे अदफर यहां तक ये ठीक चल रहा था, उसके बाद जब इस लाइन ने एक एरर थ्रो किया, तब जाके वो कैच किया कैच ब्लॉक ने, और उसके बाद उसकी मैसेज को प्रिंट की, और उसके बाद फाइनली को तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ये है मेरे पास ट्राई कैच ब्लॉक। एंड ट्रस्ट मी, जब एक फ्रेशर अपना कोड लिखता है ना जावास्क्रिप्ट का, अगर वो अपने कोड को इन्हीं ट्राई कैच ब्लॉक्स में रैप करता है ना, एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन पड़ता है रिक्रूटर को कि इस बंदे को एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म का पता है। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब चलते हैं हमारे पास आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको हम कहेंगे एसिंक अवेट। और ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यूज में, और बताया जाता है कि एसिंक अवेट का हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दे दो। देखो, अगर आपको याद होगा सेशन 9 में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था प्रोमिसेस। और हमने देखा था जब हम प्रोमिसेस को क्रिएट करते हैं, ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उस ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो रिजॉल्व हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, या पेंडिंग स्टेट में होगा। अगर हमें रिजॉल्व हो गया, उस ऑब्जेक्ट के डेटा को निकालने के लिए हमें डॉट देन इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और अगर मुझे उसी में रिजेक्ट हो गया प्रॉमिस, तो वी विल सिंपली यूज डॉट कैच कीवर्ड। और हमने एक और कंसेप्ट देखा था वहां पे प्रॉमिस चेनिंग का, कि जब हमने एक एपीआई को फेच किया, उसके बाद जब हमने पहला डॉट देन इस पे लिया, हमें अपना रिस्पॉन्स उस फॉर्मेट में नहीं मिल रहा था जिसमें हमें चाहिए था, तो हमने वहां पे अपना जो रिस्पॉन्स था उसको डॉट जेसन इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से एक और प्रॉमिस रिटर्न हुआ। उसको रिजॉल्व करने के लिए एक और डॉट देन इंप्लीमेंट किया, फिर जाके हमें फाइनल रिस्पॉन्स मिला जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या कंसेप्ट आया था पिक्चर में, और वो था प्रॉमिस चेनिंग, राइट। अब इसी प्रोमिसेस के रिलेटेड हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एसिंक अवेट, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज वी कैन। ओके, लेट मी सिंपली गो हियर। मैं यहां पे एक फाइल क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। लेट मी सिंपली हैव async.js। काफी सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है जिनको एसिंक अवेट ऑलरेडी पता है कि एसिंक हमारा कोड सिंक्रोनस बनाता है, सिंक्रोनस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, या एसिंक जब हम किसी जगह पे इंप्लीमेंट करते हैं इसका मतलब एसिंक्रोनस होता है। काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के दिमाग में, उन्हीं को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है दैट इज कि जब हम एसिंक कीवर्ड को यूज करते हैं ना, हमेशा हम इनको फंक्शंस पे यूज करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक नॉर्मल फंक्शन है जिसका नाम है ग्रीट, और इसी फंक्शन का रिटर्न है मेरे पास क्या, लेट्स सपोज अदफर। अब अगर मैं इसी फंक्शन को एक वेरिएबल में क्रिएट करूंगा, आई मीन कॉल करूंगा,
आपको पता है ये जो वेरिएबल है इसके अंदर इसी फंक्शन का रिटर्न सेव होगा। So if I simply say console.log a, we can clearly see मेरे पास क्या आ गया, अदफर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो इस अदफर को रिटर्न कर रहा है, और जब मैं इसको एक वेरिएबल में डाल रहा हूं इसका मतलब है ग्रीट फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है उसको इस वेरिएबल में डालो और उसको मुझे प्रिंट करके दो लाइन नंबर 5 पे। अब जब भी मैं एसिंक कीवर्ड यूज करता हूं ना, हमेशा एसिंक कीवर्ड को मैं फंक्शन के पीछे यूज करूंगा। मतलब मैं एसिंक को यूज करूंगा फंक्शंस के साथ और कहीं पे भी नहीं, ठीक है ना। मैं एरेज के सामने नहीं डालूंगा, ऑब्जेक्ट्स के सामने नहीं डालूंगा, एक फंक्शन है उसको मैं एसिंक फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूं। अब एसिंक फंक्शन बनाने का मतलब क्या है? आपको जब कोई पूछेगा ना, आप ये नहीं बताओ कि इसका मतलब है कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन बन गई, नहीं। एसिंक का मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन को बता रहा हूं कि जब आपको कॉल किया जाएगा, अब आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहे हो, बल्कि उसी चीज को जिसको आप रिटर्न कर रहे हो उसको एक प्रॉमिस में रिटर्न करोगे। तो सिंपल डेफिनेशन यहां पे ये है कि जब मैं एक फंक्शन के पीछे स्टार्ट में एसिंक लगाता हूं, उसका मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और उस प्रॉमिस में वो डेटा होगा जो फंक्शन ओरिजिनली रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं इस केस में इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, प्रॉमिस स्ट्रक्चर जो एक सिंपली वो डेटा रिटर्न कर रहा है इस कर्ली ब्रेस में जो वो ओरिजिनली रिटर्न कर रहा है। तो इवन इफ आई डोंट राइट एनीथिंग ओवर हियर, तब भी एक फंक्शन है जिसके सामने मैं एसिंक लिख रहा हूं, तब भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा, और जो वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको उस प्रॉमिस में रैप करेगा। और इस वक्त ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, हमने पिछली वीडियोस में समझा था, जब आप कुछ नहीं रिटर्न करते हो यहां पे एक्सप्लिसिटली, ये इंप्लिसिटली इन दैट पर्टिकुलर केस अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे प्रॉमिस है जो अनडिफाइंड को उस प्रॉमिस में एज अ डेटा रिटर्न कर रहा है। तो यहां पे क्या हम कह सकते हैं कि ये जो ए वेरिएबल है, ये जो डेटा वेरिएबल है, यहां पे ये कुछ नहीं बल्कि एक प्रॉमिस है। और अगर ये प्रॉमिस है, इस पे मैं डॉट देन इंप्लीमेंट करके इसका रिजॉल्वर डेटा निकाल सकता हूं, डॉट कैच इंप्लीमेंट करके अगर एरर है तो उसको एरर कैच कर सकता हूं। सो लेट मी सिंपली गो हियर, और इसको मैं सिंपली रिटर्न बोलूंगा, रिटर्न करो सिंपली अदफर ओवर हियर। और अगर ये डेटा, इस वक्त हमने देखा कि ये डेटा एक प्रॉमिस है जो सिंपली क्या रिटर्न करता है, मेरे पास प्रॉमिस के अंदर ये अदफर डेटा। तो अगर मैं डेटा को प्रिंट करूंगा, फिर से आपको दिखाने के लिए एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे प्रॉमिस है जिसके अंदर अदफर है। तो अब अगर इस प्रॉमिस से ये डेटा निकालना है ताकि मैं इसको किसी जगह पे एक्सेस करूं, इसको किसी जगह पे यूज करूं, जिस तरीके से प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इससे डेटा निकालूंगा। कैसे? डॉट देन से। ये प्रॉमिस है ना, तो अगर प्रॉमिस है तो डॉट देन डॉट का इंप्लीमेंट कर सकता हूं, और जिस पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा, लेट मी पास अ वेरिएबल रिजल्ट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, एंड इफ आई सिंपली से console.log रिजल्ट, वी कैन क्लियरली सी कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जो वो प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व डेटा है वो मेरे पास आ रहा है, दैट इज आंसर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिंक, कि एसिंक एक ऐसा कीवर्ड है जो मेरे फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाता है। किस तरीके से? कि वो उसको बोलेगा कि प्रॉमिसेस को रिटर्न कर रो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब यहां पे है कि सर, जब मैंने एसिंक पढ़ा था ना, मुझे बताया गया था कि ये मेरे प्रॉमिस रिजॉल्विंग को काफी सिंपल बनाता है। वो एसिंक नहीं बनाता है बल्कि अवेट बनाता है, और इसी चीज को समझते हैं। मेरे पास, मुझे पता है कि ये जो डेटा वेरिएबल है ये एक प्रॉमिस है, और इससे डेटा रिजॉल्व करने के लिए मैं ऑफ कोर्स डॉट देन इंप्लीमेंट करूंगा। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है, मैं यहां पे जो भी मेरा प्रॉमिस है, जहां से भी प्रॉमिस आ रहा है, अगर उसको रिजॉल्व करना है, मैं एसिंक अवेट कॉम्बिनेशन की यूज करूंगा। मतलब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एसिंक का। सो एसिंक फंक्शन ओवर देयर, जिसका नाम मैं रखूंगा लेट्स सपोज हेलो, या जो भी आपको नाम रखना है, एंड आई विल सिंपली डू वन थिंग, इस जो डेटा वेरिएबल यहां पे, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं सिंपली बताऊंगा वैर रिजल्ट, ओके, इज इक्वल्स टू अवेट, और उसके बाद अपने प्रॉमिस का नाम जहां से प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। और जब मैंने अवेट किया ना, इसका जो वर्ड मीनिंग है दैट इज वेट अंटिल दिस प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड। तो अगर मैं यहां पे करूंगा console.log रिजल्ट, और उसके बाद अपने इसी हेलो फंक्शन को कॉल करूंगा, आप देखोगे मेरे पास प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो गया।
तो जरूरी नहीं है कि जब भी मुझे प्रॉमिस को रिजॉल्व करना होगा आई विल ऑलवेज यूज डॉट देन एंड डॉट कैच। नो, मैं अपने एक फंक्शन को बनाऊंगा, उस फंक्शन को एसिंक बनाऊंगा और जिस भी प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है उसके सामने अवेट डालूंगा। इसका मतलब यह है कि आप रुको, जब तक नहीं ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तब तक आगे नहीं बढ़ो, है ना। और अब यहां पे कंफ्यूजन आता है और उसी कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं यहां पे आप सब बच्चों को बोलता हूं ना अवेट का मतलब यह है कि जब तक नहीं ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ो। तो अगर मैं वही डेफिनेशन दिमाग में रखता हूं ना, इसका मतलब मुझे समझ आता है कि ये इस वाले लाइन ऑफ कोड को सिंक्रोनस बनाता है, बट दैट इज रॉन्ग। यहां पे इसका मतलब ये है ही नहीं कि रुको, जब तक नहीं ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तब तक आगे नहीं बढ़ो। एब्सोल्युटली नॉट। ये बस समझाने के लिए बोला जाता है। काफी सारे टीचर्स बोलते हैं कि यहां पे मतलब है अवेट का मतलब है रुको, जब तक नहीं इसको रिजॉल्व करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ो। इसी चीज को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं यहां पे console.log लिखता हूं अदफर और लेट्स से 2, और इसी हेलो से सामने console.log लिखूंगा 1, और फिर यहां पे इसी फंक्शन के अंदर console.log आई विल सिंपली से बिफोर promise and then I will simply go here console.log after promise। ठीक है ना। समझना इस कोड को कि ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अगर ये अवेट यहां पे मेरे कोड को सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता ना, तो उस केस में किस तरीके से एग्जीक्यूशन होती वो समझते। पहली चीज, यहां पे प्रॉमिस यहां से यहां तक इग्नोर होगा। आई मीन ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ना प्रॉमिस को कॉल करोगे तब तक वो चलेगा ही नहीं। उसके बाद ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये एग्जीक्यूट हो गई, डेटा के अंदर मेरे पास एक प्रॉमिस चला गया और उसी प्रॉमिस के अंदर मेरे पास डेटा है, वो है अदफर। वेरी गुड। फिर यहां से लेकर यहां तक फंक्शन है, अगेन इग्नोर हो जाएगी। एंड बाय इग्नोर आई डोंट मीन कि ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर देखेगा ही नहीं, ये एक फंक्शन है, तो जब फंक्शंस को कॉल किया जाएगा तब भी इसको एग्जीक्यूट होगा। अभी तक मेरे पास कंसोल में कुछ नहीं है, फिर मेरा एग्जीक्यूटर यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पे देख रहा है console.log1, तो 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद फंक्शन हेलो को कॉल करेगा। इसका मतलब क्या है कि अब इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट करो और इस हेलो में मेरा कंट्रोल ले जाओ। तो इसका मतलब है अब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे पहले सिंक्रोनस कोड है, तो ये बिफोर प्रॉमिस को तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अगर ये सिंक्रोनस इस कोड को बनाएगा अवेट का, तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पे वेट करो जब तक नहीं इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करोगे। लेट्स सपोज इट टेक्स n नंबर ऑफ सेकंड्स, n नंबर ऑफ मिली सेकंड्स, और इसने वेट किया जब तक नहीं रिजॉल्व हुआ और इसने इसको रिजॉल्व किया। तो उसके बाद ऑफ कोर्स अगर सिंक्रोनस नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर जिसमें console.log रिजल्ट आएगा, अदफर प्रिंट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अवेट का मतलब ये है कि जब तक ना प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तब तक आगे नहीं बढ़ो, तो उसका मतलब ये है कि ये सिंक्रोनसली इसको एग्जीक्यूट करेगा। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, उसकी वजह से कंट्रोल यहां पे जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, यहां पे थोड़ा सा वेट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहां पे चला जाएगा। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अवेट डज नॉट मीन कि मेरे पास यहां पे आप वेट करो जब तक आप इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करोगे। एब्सोल्युटली नॉट। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि हर कोई चीज जो जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होती है वो होती है कॉल स्टैक में। तो जब ये इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, हेलो वाले कोड को, तो उस टाइम पे हेलो मेरे पास यहां पे कॉल स्टैक के अंदर है, तब ये इसको एग्जीक्यूट करता है। एंड कॉल स्टैक डज नॉट वेट फॉर एनीवन। कॉल स्टैक को आता ही नहीं है किसी के लिए वेट करना। उसकी अपनी एक फंक्शनैलिटी है, अपनी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इट विल नेवर वेट फॉर एनीवन। तो जब इसने इसको एग्जीक्यूट किया प्रॉपरली बिफोर प्रॉमिस कंसोल में आया, उसके बाद जब इस कोड को देख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करो। इसका मतलब है कि इसी एसिंक्रोनस फंक्शन में एक ऐसा कोड आया जहां पे मुझे वेट करना पड़ेगा, तो वेट नहीं करेगा बल्कि इस इंस्टेंस में ये इसी फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड करेगा। मतलब ये जो हेलो फंक्शन है इसको कॉल स्टैक से बाहर फेंकेगा कि तुम्हें एग्जीक्यूट में नहीं करूंगा, भागो यहां से। और उसके बाद ऑफ कोर्स यहां पे जब आया तो ये उसी फंक्शन का रेस्ट ऑफ द कोड फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बट बाकी तो कोड यहां पे ना, तो console.log2 मेरे पास कॉल स्टैक में चला जाएगा, इसको एग्जीक्यूट हो गया। फिर जब सारा सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट हुआ ना, तब जाके ये इस फंक्शन को वापस अटेंशन देगा, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा जिस भी ऑर्डर में है।
So that is why if I go here, let me try to erase it, you can clearly see कि इसका मतलब क्या है. So let me try to execute it now. If I execute it, we can clearly see. आप देखो यहां पे पहले मेरे पास 1 आ गया, बहुत अच्छे. फिर हेलो एग्जीक्यूट हुआ. जब हेलो तो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, वहां पे ये वाली चीज एग्जीक्यूट हुई, तो बिफोर प्रॉमिस आ गया. उसके बाद जैसे ही अवेट आया ना, इसका मतलब है इस फंक्शन की जो एसिंक फंक्शन है, इसका जो एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड करो. वेट कॉल स्टैक किसी के लिए नहीं करेगा. तो जब इसने इसी हेलो को की एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया, तो उसके बाद ये बाहर आएगा. तो console.log2 यहां पे आया, फिर console.log2. अब कोई सिंक्रोनस कोड नहीं है, कॉल स्टैक एम्प्टी है. अब ये वापस इस फंक्शन को अपना जो अटेंशन है वो देगा. उसके बाद इसने सिंपली यहां पे ये एग्जीक्यूट किया, जहां पे अदफर को प्रिंट किया. उसके बाद आफ्टर प्रॉमिस आया. तो अगर यहां पे सिंक्रोनस कोड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस भी है ना, तो पहले ऑफ कोर्स इस फंक्शन में कंट्रोल जाएगा. कंट्रोल में इस अवेट के सामने, इस फंक्शन के अंदर, इस अवेट से पहले जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा. लेकिन जैसे ही अवेट आया, ये इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करेगा, वापस जाएगा बाहर, सारा सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद कंट्रोल देगा वापस मेरी एसिंक अवेट फंक्शन को, और उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा. ये करता है एसिंक अवेट. लेकिन इससे एक ही चीज आ गई. अभी भी मेरे पास जिस तरीके से डॉट एंड डॉट कैच काम करता था कि जब मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा हूं, सबसे लास्ट में सिंक्रोनस कोड के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी भी वैसा ही हो रहा है ना. कोई डिफरेंट चीज तो नहीं हो रही है. लेकिन रीडेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है. अगर आप देखोगे रीडेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है. लाइक जब मैं यहां पे एक लाइन में कोड लिख रहा हूं ना, मुझे कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं पास करना पड़ता है जिसमें मैं अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व करूंगा. अगर आप देखोगे यहां पे डॉट देन के बेसिस पे, इफ आई सिंपली गो एंड से डेटा डॉट देन, एंड अगर मैं यहां पे इसको जो रिजॉल्व डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहां पे एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा जिसका अपना एक आर्ग्यूमेंट होगा, रिजल्ट के नाम का या किसी भी नाम का. उस रिजल्ट में रिजॉल्व डेटा निकलेगा. तो प्रॉमिस चेनिंग अगर हुई, तो उसके बाद एक और डॉट देन, फिर उसके अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद एक और डॉट देन, एक और कॉल बैक फंक्शन. तो यहां पे ना ये एक मेस बन जाता है, एक हेल बन जाता है. उसी को और इजी करने के लिए मेरे पास एसिंक अवेट है, जिसमें इस अवेट से पहले जितना भी कोड है वो सारा सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसके बाद वाला कोड जो है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा वंस रेस्ट ऑफ द सिंक्रोनस कोड इज एग्जीक्यूटेड. आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस. अगर मैं लास्ट क्लास का कोड आपको दिखाऊंगा ना, इफ आई गो टू सेशन 9 ओवर हियर, हमने उस टाइम पे ना एक एप्लीकेशन, छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी, अगर आपको याद होगा. सो इफ आई गो हियर, वी कैन क्लियरली रिमेंबर कि मैंने index.html में एक छोटी सी जोक एप्लीकेशन बनाई थी. अगर मैं अपने इसी ब्राउजर में जाऊंगा एंड इफ आई गो लाइव विद दिस स्मॉल एप्लीकेशन, वी कैन क्लियरली सी कि इसमें एक छोटी सी जोक एप्लीकेशन हो रही है. जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, एक जोक जनरेट हो रहा है. और यह हमने किस तरीके से किया था? यह हमने इस तरीके से किया था कि मेरे पास एक एपीआई है जिसका नाम है ऑफिशियल जोक एपीआई. उसको सिंपली एक फेच रिक्वेस्ट की थी जिसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया था. उसी प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए डॉट देन इंप्लीमेंट किया था. फिर ऑफ कोर्स मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आया तो डॉट जेसन इंप्लीमेंट किया था, जिसने एक और प्रॉमिस रिटर्न किया था. उसको रिजॉल्व करने के लिए एक और डॉट देन इंप्लीमेंट करके मेरे पास मैंने अपना कोड इंप्लीमेंट किया था. अब देखो इसी चीज को मेरे पास डॉट एसिंक अवेट कितना ज्यादा इजी करता है. मैं यहां पे चलूंगा, मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा जनरेट जोक. और इसी जनरेट जोक में व्हाट आई विल डू इज सेम थिंग. मैं एक इसी एपीआई को ना फेच करूंगा और कुछ नहीं. एंड लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस जनरेट जोक इन द मीन टाइम. लेट मी कमेंट दिस. ये एचटीएमएल फाइल है तो इसको कमेंट इस तरीके से ऐड करना है. तो मैं यहां पे */ ऐड किया. अब अगर मैं यहां पे console.log करूंगा डेटा को, और अगर मैं अपनी वेब एप्लीकेशन में जाऊंगा ना, एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस जनरेट जोक, वी नो एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर डेटा पेंडिंग है. अब अगर मुझे इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉमिस. तो डॉट देन इंप्लीमेंट करना होगा. लेकिन डॉट देन की जगह मैंने आपको अभी बताया था वी विल यूज अवेट कीवर्ड. सो आई विल सिंपली गो से कांस्टेंट रिजल्ट ओवर देयर इज इक्वल्स टू अवेट व्हाट अवेट डेटा. लेकिन यहां पे एक स्मॉल मिस्टेक वो है
कि आप अवेट एक फंक्शन के अंदर तब तक यूज नहीं कर सकते हो जब तक ना वो एसिंक फंक्शन होगा। तो हमें यहां पे इसी फंक्शन को एक एसिंक फंक्शन बनाना होगा। इस एसिंक फंक्शन का मतलब क्या है कि जब आप इस फंक्शन को बाद में कॉल करोगे ना, ये पूरी की पूरी जनरेट जो फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी, ठीक है ना। अगर आप इसमें एक्सप्लिसिटली कुछ रिटर्न करोगे तो वो वाला रिटर्न उस प्रॉमिस में रैप होगा। अब अगर मैं इसी console.log रिजल्ट को प्रिंट करूंगा, ये डेटा मुझे पता है एक प्रॉमिस है, उसको रिजॉल्व करेगा, उसको रिजल्ट में डालेगा। तो अब अगर मैं यहां पे देखूंगा, यू कैन क्लियरली सी मुझे एक रेस्पॉन्स मिल गया, लेकिन वो वाला रेस्पॉन्स नहीं जो मुझे चाहिए। अगर मैं यहां पे इस एपीआई पे जाऊंगा ना, इफ आई ट्राई टू गो टू दिस एपीआई लाइव, वी कैन क्लियरली सी एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस, मेरे पास इस तरीके का एक आउटपुट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। इफ आई ट्राई टू जूम इन, ये मुझे आउटपुट चाहिए, लेकिन यहां पे मुझे ये वाला आउटपुट नहीं मिल रहा है। और हमने लास्ट क्लास में समझा था, मुझे इसी जो पहला डेटा है उसको जब मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है उसको मुझे जेसन में इंप्लीमेंट करना होगा। सो आई विल सिंपली से कांस्टेंट रेस्पॉन्स, फाइनल रेस्पॉन्स ओवर देयर इज इक्वल्स टू, सिंस मुझे पता है कि ये जो रिजल्ट है ये वो वाला रेस्पॉन्स है जो मुझे, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, मुझे रेस्पॉन्स मिला, तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए आई विल इंप्लीमेंट जेसन। और अगर मैं यहां पे console.log रिजल्ट करूंगा ना, आप क्लियरली देखोगे, लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस फॉर ए सेकंड, ये एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा, आप देखोगे data.json इज नॉट फंक्शन। व्हाई इज दैट? लेट मी सी। data.json इज नॉट फंक्शन। So, okay, sorry. So we have to implement one thing over there. I have to go and constant, I will simply say JSON data. तो इस रिजल्ट को मुझे डॉट जेसन में इंप्लीमेंट करना होगा लाइक दिस। सो नाउ इफ आई ट्राई टू सिंपली प्रिंट जेसन डेटा, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस, नाउ वी कैन क्लियरली सी मेरे पास मेरा जो डेटा है वो मेरे पास मुझे मिल गया है ना। देखो, जिस डेटा में मैं इंटरेस्टेड हूं वो डेटा मुझे मिल गया। और अगर आप यहां पे देखोगे ना, जब आप इस रिजल्ट डॉट जेसन को इंप्लीमेंट करोगे ना, ये एक और प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और वो जो प्रॉमिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहां पे दूसरा अवेट इंप्लीमेंट किया, और फाइनली मुझे मेरा रेस्पॉन्स मिल गया, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। एंड नाउ इफ आई सिंपली गो हेयर, और अगर मैं इसी तरीके से अपने इसी चीज को इंप्लीमेंट करूंगा, मेरे पास रिजल्ट मिल गया। सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग इट ओनली, आई विल सिंपली इंप्लीमेंट लाइक दिस, और मैं इसको रेस्पॉन्स बनाऊंगा ताकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी रेस्पॉन्स डॉट पंच लाइन है, रेस्पॉन्स डॉट सेटअप है, मेरे लिए इजी होगा। एंड लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा ना, वी कैन क्लियरली सी मेरे पास एक जोक जनरेट हो गया। तो आप देखो, दोनों में सेम चीजें ही हो रही हैं, लेकिन कितना ज्यादा रीडेबल है ये। यहां पे ये लग रहा है कि मैं सिंक्रोनस तरीके से अपना कोड लिख रहा हूं। तो यहां पे देखो, प्रॉमिस चेनिंग हुई, उसमें डॉट देन के अंदर एक और डॉट देन चला गया, लेकिन यहां पे सिंपली दो अवेट्स का यूज किया मैंने, सिंपली दो लाइंस ऑफ कोड में, और मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होके मैं अपना जो भी कोड है उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। दिस इज व्हाट async await does. दिस इज हाउ इजी माई async await मेक्स माई कोड। तो ये है async await। तो हमने समझा कि जब हम async कीवर्ड को यूज करते हैं ना, उसका एक सिंपल इंटेंशन होता है कि मैं उस फंक्शन से एक प्रॉमिस रिटर्न करने की कोशिश करता हूं। और जब एक फंक्शन एसिंक फंक्शन बन गया, अब उसके अंदर मैं अवेट कीवर्ड इंप्लीमेंट कर सकता हूं, ताकि कोई भी अगर प्रॉमिस है उसको रिजॉल्व करूंगा। और वो किस तरीके से कोड को एग्जीक्यूट करता है वो भी हमने समझा। अब यहां पे ना एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, छोटी सी। आई डू नॉट वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। अगर मैं ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करूंगा ना, आपको ना समझ नहीं आएगा और बड़ा हेक्टिक लगेगा। इसीलिए मैं यहां पे एक एपीआई को ही यूज करूंगा। रीजन उसका ये है कि जब हम एपीआई को यूज करते हैं ना, वी डील विद एसिंक्रोनस कोड। हमें एक प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है, और वहां से डेटा को फेच करना है, एरर हैंडलिंग करनी होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी जो मैं एपीआई यूज करूंगा ना, दैट इज ऑफ गिटहब। तो api.github.com/users, और उसके बाद अगर मैं किसी भी यूजर की आईडी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल माइन adfer136, अगर मैं इंटर करूंगा, आप देखोगे एक प्रॉपर डेटा मुझे मिल रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, जिसमें मेरी सारी डिटेल्स हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे, लॉगिन है adfer136, इफ यू लुक एट रेपोज URL, यहां से आपको सारी की सारी रेपोज में निकलेंगी। तो इफ आई मेक अ रिक्वेस्ट टू दिस रेपोज ना, तो
तो इस वाली एपीआई पे जब आप रिक्वेस्ट करोगे आपको सारी की सारी मेरी रेपोज निकलेंगी, और उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो नाम क्या है, ब्लॉग क्या है, लोकेशन क्या है, ईमेल क्या है, बायो क्या है, पब्लिक रेपोज कितनी है, पब्लिक जस्टिस कितनी है, फॉलोवर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने हैं। तो इसी एपीआई पे रिक्वेस्ट करके ना मुझे डेटा फेच करना है। मैं स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है स्टाइल इंप्लीमेंट। मैं बस चाहता हूं कि इस डेटा पे मैं फेच करूंगा, एक गेट रिक्वेस्ट करूंगा, वहां से जो डेटा आएगा उसको प्रॉपरली मैं अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराऊंगा एक प्रॉपर ऑर्डर में। अब जब भी आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हो ना जहां पे आपको एक एपीआई का यूज करना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहली चीज, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर यू मस्ट मेक श्योर कि आपको उस एपीआई का डेटा स्ट्रक्चर पता हो कैसे चलता है, कि वो जो एपीआई पे जब मैं रिक्वेस्ट करता हूं वहां से वो जो डेटा देगा वो किस ऑर्डर में, किस पैटर्न में देता है। क्या वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर ऑब्जेक्ट हैं उसके बाद किन कीज में मैं इंटरेस्टेड हूं जिनको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं अपनी वेब एप्लीकेशन में। तो जब आप ये पहले ही चीजें देखते हो ना, आपके लिए इजी हो जाता है ये सारी चीजें करना। तो मुझे दो एपीआईज है। देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाऊं, एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन जिसमें सबसे टॉप पे एक सर्च फील्ड हो और यहां पे एक बटन हो जिस पे लिखा हो सर्च। यहां पे आप सिंपली गिटहब का यूजर नेम दो, जो भी यूजर नेम है, adfer136। जैसे आपने सर्च किया, इस adfer136 का थोड़ा सा बायो उस वेबसाइट पे विजिबल हो, थोड़ा सा बायो लाइक नाम, ईमेल, फॉलोअर्स कितने हैं, पब्लिक रेपोज कितने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके साथ साथ उसके नीचे ना एक रेपोज का लिस्ट हो जाए, जितनी भी मेरी पब्लिक रेपोज है उनको मैं डिस्प्ले कराऊं वहां पे, ताकि मैं उन पब्लिक रेपोज पे अपना ऑपरेशंस करूं, उनको रीड करूं, क्लिक करूं, कोड देखूं। बस ये मैं चाहता हूं, ये एक छोटी सी एप्लीकेशन में बनाने की कोशिश करूं। अब अगर आप देखोगे, ये जो एपीआई है इसमें ये वाला जो पैरम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है adfer136, ये है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये है, जब आप इस पे adfer136 लिखोगे ना, adfer का देगा। अगर मैं यहां पे लिखूंगा अंकित और क्लिक करूंगा, अंकित का देगा। तो ये वाला चीज जो है यहां पे, ये जो पैरम है, इस पैरम को मुझे लिंक करना है इस सर्च फील्ड के अंदर, ताकि मैं कुछ इस तरीके से अपनी कोडिंग को इंप्लीमेंट करूं, जो भी मैं सर्च फील्ड के अंदर लिखूं वो ऑटोमेटिकली उस एपीआई के लास्ट क्वेरी पाथ में चला जाए, ताकि उसके बाद उसी के हिसाब से एक गेट रिक्वेस्ट हो और उसकी डिटेल्स मुझे मिले। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अब यहां पे जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो ना, जब भी आप एक कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, सबसे पहली चीज उसका स्टैटिक डिजाइन थोड़ा सा क्रिएट करो। अगर आप इस वेब एप्लीकेशन पे नजर डालोगे, मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए और उसके बाद सर्च। तो सबसे पहले ये बनाओ। आप पहले ही जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने की कोशिश नहीं करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले स्टैटिक डिजाइन को इंप्लीमेंट करो, वंस दैट इज डन फिर उसके बाद डायनेमिकलिटी पे आओ, कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब ये करो, वो वाला कोड उस हिसाब से लिखो। तो सबसे पहली चीज व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो क्रिएट अ डिव विद द आईडी एज कंटेनर। सॉरी, पता नहीं कहां पे मैंने लिखा है। सो लेट मी गो हेयर, और इसके बाद यहां पे मैं एक डिव बनाऊंगा जिसकी मैं आईडी दूंगा कंटेनर, लाइक दिस। डन। और इसी डिव के अंदर आई विल सिंपली गो एंड क्रिएट सिंपली अ फॉर्म। तो मैं यहां पे उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। देखो, अगर आप इस चीज को देखोगे ना, मैंने एक सिंपल डिव बनाया जिसकी आईडी कंटेनर है, उसके बाद एक h1 टैग बनाया जो सिंपली इस प्रोजेक्ट का टाइटल है, गिटहब प्रोजेक्ट, एंड देन आई हैव सिंपली क्रिएट अ फॉर्म जिसके अंदर आईडी है सर्च बीटीएन, और उसके बाद इनपुट फील्ड है टाइप टेक्स्ट आईडी यूजर नेम। आप इसको सिंपली समझ सकते हो। बटन मेरे पास है सर्च और जिसका टाइप है सबमिट। अब इससे होगा क्या कि मैं इस फॉर्म पे ना ऑन सबमिट इवेंट को कॉल कर सकता हूं। तो जब मैं ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करूंगा वो सिंपली इस बटन क्लिक पे एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ आई गो लाइव विद दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास एक दूसरे स्क्रीन पे ये ओपन हो गया, बट लेट मी गेट इट हियर। तो अब अगर मैं यहां पे इसको ओपन करूंगा, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास एक सिंपल एप्लीकेशन आ गई। अब उसके बाद ना जब थोड़ा सा स्टैटिक डिजाइन बन गया ना, अब अपने आप से थोड़ी सी बात करूं। वो ये बात है कि अच्छा, जब मैं यहां पे कोई भी चीज लिखूंगा, उस लिखने पे ये जो है ये एक यूजर नेम ट्रीट होगा,
इसका वैल्यू उठेगा और जाएगा इस एपीआई के लास्ट पैरम में, और जब मैं सर्च करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तो एक एपीआई रिक्वेस्ट हिट होगी। दिस इज व्हाट आई वुड सिंपली वांट। और उसके लिए आई विल सिंपली गो कॉपी अ फंक्शन। सो लेट मी गो हियर, और मैं इसके लिए सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का एक फाइल लाऊंगा, script.js। सिंपल कोड है, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं एक एक करके करूंगा ना, काफी टाइम हो जाएगा और फायदा भी नहीं है। मैं यहां पे एक सिंपल फंक्शन पहले क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। उस फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन का नाम है fetch user info। हमें पता है कि जब मैं इस एपीआई पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो लास्ट वाली चीज है ये डायनेमिक है। इसीलिए मैंने यहां पे एक काम किया कि एक फंक्शन का डिजाइन इस तरीके से बनाया कि वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा यूजर नेम, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगी, जो भी उसको आर्ग्यूमेंट पास किए करेगा, उस आर्ग्यूमेंट को उस एपीआई में डालेगा, और उसके हिसाब से यहां पे सिंपली मेरा डेटा डॉम के थ्रू उसी एलिमेंट में डालेगा जिसका आईडी ओवरव्यू है। और आपको पता है यहां पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी आईडी ओवरव्यू है, तो मैं यहां पे जाऊंगा और एक ऐसा एलिमेंट बनाऊंगा जिसकी मैं आईडी ओवरव्यू डालूंगा, कुछ इस तरीके से। सिंपल है। देखो यहां पे इस पे एक रिक्वेस्ट की, मुझे पता है प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा .json, यहां पे एक और प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और यहां पे जब इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मेरा मेन डेटा है जो इस एपीआई से रिटर्न होगा, मेन लाइक दिस। ये जो डेटा है यहां पे, ये डेटा मेरे पास आ गया कि कहां पे, इस वाले डेटा वेरिएबल में। तो उसके बाद मैं इसको बता रहा हूं कि जो ओवरव्यू वाला एलिमेंट है उसका इनर एचटीएमएल बनाओ एक डिव, जिस डिव के अंदर आप सिंपली एक इमेज डालोगे जहां पे data.avatar URL जाएगा। अगर आप इस एपीआई को देखोगे ना, यहां पे एक की है avatar URL, और अगर मैं यहां पे सिंपली adfer 136 करूंगा ना इंटर, और अगर मैं इस avatar URL को उठाऊंगा, यहां से कॉपी करके पेस्ट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी मेरी इमेज आएगी। सो यहां पे जो avatar URL है, ये इसी गिटहब अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर देता है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, कि इसका इनर एचटीएमएल में सबसे डिव में सबसे पहला टैग डालो इमेज, उसके बाद data.login। अब data.login आपने देखा होगा, data.login कुछ नहीं है बल्कि उसका यूजर नेम है ना। उसके बाद data.followers, कितने फॉलोअर्स है, data.following, कितनी फॉलोइंग है, और कितनी पब्लिक रेपोज हैं। अब अगर मैं इसमें सिंपली कॉल करूंगा फेच यूजर इन्फो को, और उसको एक हार्ड कोडेड adfer 136 कॉल करूंगा, मतलब मैं इसको अभी एक बटन के साथ लिंक नहीं कर रहा हूं कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस फंक्शन को कॉल करो। मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं और इसको adfer 136 पास कर रहा हूं। नाउ इफ आई गो हियर, आप देखोगे डॉक्यूमेंट में जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास एक डेटा आना चाहिए। इफ आई गो टू कंसोल, देयर इज नो डेटा। व्हाई इज दैट? मे बी मैंने आईडी गलत लिखी होगी। तो ओवरव्यू यहां पे है index.html ओवरव्यू, ठीक तो है। ओवरव्यू वाले में अच्छा मैंने स्क्रिप्ट सॉरी लिंक नहीं किया है। सो आई विल सिंपली गो टू स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं अपनी जो script.js है उसको लिंक करूंगा। सो नाउ इफ आई गो हेयर एंड इफ आई रिफ्रेश माय पेज, यू कैन क्लियरली सी कि मेरे पास जो अभी वेब एप्लीकेशन बनी उसके अंदर adfer 136 का सिंपली डेटा फेच हो गया। और यहां पे जो सीखने वाली बात है ना, वो सिंपली ये है कि यहां पे डॉट देन डॉट कैच को इंप्लीमेंट करके मैंने फेच किया। लेकिन जो मैं सिखाना चाहता हूं ना, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। मेरा जो एजेंडा है वो नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एपीआई को कैसे फेच करेंगे, वो हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एसिंक अवेट इसी प्रोसेस को कितना इजी करेगा। मैं यहां पे चलूंगा, मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा डेटा इज इक्वल्स टू फेच। व्हाट आर वी गोइंग टू फेच? फेच माई दिस डेटा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है ना। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स का हो कि ये जो सर यहां पे ये जो एक कॉमा की शेप में है ये क्या है? इसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। चलो मैं आपको पहले यही पढ़ाता हूं, literals.js। मेरे पास एक वेरिएबल है string1 इज इक्वल्स टू adfer, ठीक है ना। देन आई हैव वन अनदर वेरिएबल कॉल्ड एज str2 इज इक्वल्स टू rashid। अब मुझे क्या काम करना है? मुझे एक और वेरिएबल बनाना है जिसमें मैं यहां पे console.log करना चाहता हूं, जहां पे मैं adfer rashid को एग्जीक्यूट करूंगा आउटपुट में। तो किस तरीके से करूंगा? आई विल सिंपली से str1 प्लस, उसके बाद यहां पे लिखूंगा ब्रैकेट में इस स्ट्रिंग जाएगी, राइट। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी रैंडम टेक्स्ट ऐड करना है आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है।
उसके बाद यहां पे प्लस करूंगा, फिर आएगा str2, उसके बाद प्लस करूंगा, फिर कंकैटिनेशन किसी स्ट्रिंग की, लेट्स सपोज मॉर्निंग। और अगर मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे मेरे पास मेरा आउटपुट मिल गया जो मैं चाहता था। इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट करना, उसके बाद इसको इसके साथ कनकैटिनेट करना, और आप देखोगे प्रॉपरली मेरे पास हो गया। लेकिन यहां पे जो स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया ना, प्लस लिखा, फिर अगेन डबल कोट्स लिखा, फिर प्लस डबल कोट्स, प्लस डबल कोट्स, काफी सारी चीजें हुई। इंटेंशन क्या है इस केस में? इंटेंशन ये है कि मैं अपनी स्ट्रिंग्स के साथ वेरिएबल्स एंटिटीज को मर्ज करना चाहता हूं, लेकिन जो सिंटेक्स मैंने फॉलो किया ना वो कुछ अजीब सा था। इसी को सॉल्व करने के लिए मेरे पास टिल्ड साइन है, ये आपको दिखेगा कीबोर्ड के वन कीपैड के लेफ्ट साइड में। यहां पे मैं इसी को यूज करूंगा। आई विल सिंपली से, अगर मुझे एक वेरिएबल एंटिटी को लिखना है तो मैं लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रेस में, यहां पे आएगा str1। देन अगर मुझे एक और वेरिएबल को लिखना है डॉलर कर्ली ब्रेस, आई विल सिंपली गो से str2, और इसके बाद यहां पे नॉर्मल जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो जाएगी। सो इस केस में मुझे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मैं अपने वेरिएबल्स को क्लब कर सकता हूं दूसरे वेरिएबल्स के साथ और स्ट्रिंग्स के साथ। तो अगर मैं इस केस में इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे मेरे पास प्रॉपरली वो कनकैटिनेट हो गया। तो वही चीज मैं यहां पे कर रहा था कि मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, उसमें एक जावास्क्रिप्ट एंटिटी को जाना था, तो इसीलिए मैंने एक टेम्पलेट लिटरल लिखा, और फिर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट एंटिटी को लिखना है तो डॉलर और कर्ली ब्रेस में जाएगा। अब मुझे पता है, आपको पता है, अगर मैं कंसोल करूंगा इसी डेटा को, इस डेटा के अंदर अगर मैं जाऊंगा यहां पे कंसोल में, आपको पता है ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब अगर मुझे इसी प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है, आई कैन ऑफ कोर्स यूज डॉट देन, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई विल सिंपली गो टेल इट कि इसका जो रिजल्ट है वो सिंपली अवेट करो, जो डेटा प्रॉमिस है उस पे अवेट इंप्लीमेंटेशन करो। बट अवेट को मैं एसिंक के बगैर क्या यूज कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नॉट, तो मैं यहां पे एसिंक चलूंगा। अब अगर मैं इसी डेटा को, इसी रिजल्ट को एग्जीक्यूट करूंगा ना, मुझे पता है एक ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजॉल्व हो गया प्रॉमिस, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, इसीलिए मुझे डॉट जेसन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा काम वेर, आई विल सिंपली गो, लेट मी ट्राई टू राइट इंस्टेड ऑफ डेटा, मैं यहां पे ना एक रैंडम कुछ कीवर्ड यूज करता हूं, लेट्स सपोज रेस्पॉन्स। अब डेटा को मैं यहां पे यूज करूंगा, रीजन ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे डॉम इंप्लीमेंटेशन है ना, वहां पे डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट यूज किया है, तो डेटा को मैं फाइनल वेरिएबल रखूंगा। तो डेटा अगेन अवेट रिजल्ट डॉट जेसन लाइक दिस। तो जब मैंने रिजल्ट डॉट जेसन लिखा, अब मुझे पता है कि अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा डेटा को, एंड नाउ इफ आई गो हियर रिफ्रेश माय पेज, इट सेज कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड। व्हाई इज दैट? रिजल्ट डॉट जेसन वेर डेटा, अच्छा रेस्पॉन्स, सॉरी यहां पे आप ये भी चेंज करना है ना, तो रेस्पॉन्स आएगा, परफेक्ट है। नाउ इफ आई गो हियर यू कैन क्लियरली सी मुझे मेरा डेटा जिस ऑर्डर में चाहिए था, जिस स्ट्रक्चर में चाहिए था, एग्जैक्टली लाइक दिस, उस स्ट्रक्चर में मुझे अपना डेटा मिल गया। अब जब डेटा मिल गया उसके बाद आपको जो भी करना था ना वही करो। तो यहां से लेकर यहां तक मैं इसको कॉपी करूंगा, एंड नाउ आई विल सिंपली गो एंड पुट इट हियर। क्यों? क्योंकि डेटा वेरिएबल में मेरे पास वो सारी की सारी चीजें आ गई, तो मैं इसको अनकमेंट करूंगा, एंड वी कैन क्लियरली सी यहां पे मेरी सारी की सारी चीजें हो रही हैं। अभी भी थोड़ा सा एरर है। व्हाट इज दैट एरर? दैट एरर इज कि मैंने कर्ली ब्रेस और ब्रैकेट को नहीं रखा है, आई गेस, है ना। तो प्रॉमिस यहां से स्टार्ट हो रहा है, अभी यहां पे फेच, अच्छा यहां पे ये सॉरी नहीं है, सो लेट मी क्लोज दिस। अभी यहां पे अच्छा इस वाली चीज को मैं अनकमेंट करता हूं, ठीक है ना। नहीं थोड़ा सा ये है, चलो मैं इसको ड्रैग करता हूं, आई डोंट नीड दिस। देखो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस है, ये यहाँ पे एंड हो रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद ये किसका है? ये है मेरे पास किसी का भी नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए ये, है ना, क्योंकि अब तो मुझे डॉट एंड डॉट का अच्छा ही नहीं। उसके बाद ये वाली चीज को मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ठीक तो है। अब यहाँ पे ये वाला इशू कर रहा है, ये फेच वाला प्रॉमिस ऑल्ट आ गया, यहां से लेकर यहां तक ये एंड है, और उसके बाद मेरे पास फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रही है। सो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, है ना। अभी भी एक कर्ली ब्रेस कहीं ना कहीं पे मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पे ये स्टार्ट होके यहाँ पे एंड है, और इसके बाहर, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, ये जो है ना ये वाला ब्रैकेट ये इसको ट्रीट कर रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से रखूंगा। मैंने यहाँ पे गलत कॉमा यूज किया था, तो उसकी वजह से ना ये इधर
इसको ओपन कर रहा है, इधर इसको क्लोज कर रहा है, तो मैं इसको यहां पे क्लोज करूंगा. नाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस. सो नाउ आई हैव अ फंक्शन. लुक एट दिस कोड, डॉट एंड डॉट कैच को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है रीडेबिलिटी में, लेकिन जैसे ही मैं एसिंक अवेट को इंप्लीमेंट करता हूं, अब यहां पे ये सिंक्रोनस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन सिंक्रोनस तरीके से हमें रीडेबल बनाएगा. और अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा अभी वेब एप्लीकेशन में, आप देखोगे तब भी मेरे पास वही का वही आउटपुट है. तो एसिंक अवेट मेरे पास मेरी चीजों को ना काफी ज्यादा सिंपल बनाता है. अब मैं यहां पे क्या काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पे इस डेटा को तो मैंने फेच किया, अदफर रशीद है, फॉलोअर्स 149 है, फॉलोइंग 4 है, पब्लिक रेपोज 115 है. अब मुझे चाहिए मेरी जितनी भी रेपोज है उनका लिस्ट. और मुझे पता है कि जब मैं इस वाली एपीआई पे रिक्वेस्ट करूंगा, वहां पे एक की वैल्यू पेयर है जिसका नाम है रेपोज यूआरएल. उसके अंदर जो ये एपीआई है, जब आप इस एपीआई पे हिट करोगे आपको रेपोज मिलेंगी. सो अगेन यहां पे अगर मुझे अंकित की रेपोज चाहिए होगी, इस वाले अदफर 136 को मैं रिप्लेस करूंगा अंकित से, तो यहां पे अंकित की रेपोज आ गई. तो अगेन ये वाला जो वेरिएबल यहां पे, ये वाला जो पैरम है, ये डायनेमिक है. और इसके रिलेटेड मैं एक और फंक्शन यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा. सो लेट मी कॉपी दिस फंक्शन एंड पेस्ट इट हियर. वी कैन क्लियरली सी एक और फंक्शन मेरे पास आई जिसका नाम है फेच टोटल रेपोज. और इसको भी मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, दैट इज आवर यूजर नेम. एंड लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस फॉर ए सेकंड, आई डोंट नीड दिस. सो फेच टोटल रेपोज. And although I'm not doing anything here, this is the wrong function that I have copied. Allow me a second. So let me go here और मैं इसको copy करता हूं कुछ इस तरीके से. And now if I simply go paste it like this, you can clearly see कि मेरे पास अब इस API पे मैं request कर रहा हूं जिसमें मैं और दो पैराम्स को यूज कर रहा हूं, per page और पेज नंबर. For now I am going to remove these two. I don't need these. मैं इसको रिमूव करूंगा. यहां पे पेजिनेशन का कंसेप्ट मैंने इस इंप्लीमेंट किया था, इसीलिए वो चीज है. मैं पेजिनेशन को भी आपको दिखाऊंगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नीड दिस. सो आई एम सिंपली ट्राइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट टू दिस फंक्शन. इट विल रिटर्न मी रेपोज फॉर द यूजर नेम, इंप्लीमेंट डॉट जेसन. देन ऑन दैट आई एम इंप्लीमेंटिंग मैप. अब मैप क्यों इंप्लीमेंट कर रहा हूं उसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ सेकंड में. और मैं यहां पे इस चीज को रिमूव करूंगा. आई डोंट नीड दिस, लाइक दिस. लेट मी रिमूव दिस. परफेक्ट. और उसके साथ साथ मैं यहां पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा फेच रेपोज, और उसको जो मैं यहां पे आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, लेट दैट बी अदफर 136. तो मैं इसको यहां पे क्या बता रहा हूं कि जो आप रेपो लिस्ट है उसका इनर एचटीएमएल रेपोज को बनाओ, तो उसके लिए एक रेपोज वाली चीज ही बनाते हैं. सो लेट मी सिंपली गो क्रिएट अ डिव विद द आईडी एज रेपोज लाइक दिस. परफेक्ट है. नाउ इफ आई गो टू माय आउटपुट एंड इफ आई ट्राई टू ओपन माय वेब एप्लीकेशन, वी कैन क्लियरली सी जितनी भी रेपोज है उनका लिस्ट यहां पे आ गया है ना. लेकिन यहां पे एक इशू है, और वो इशू ये है कि जब आप रेपोज वाली एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हो ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं. मैंने आपको यही बताया था, जब भी आप एक एपीआई पे हिट करते हो रिक्वेस्ट, सबसे पहली चीज एज अ डेवलपर आपको देखना है कि वो एपीआई जो डेटा मुझे दे रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और वो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एक करके मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए तो लूप ही लगाना पड़ेगा ना इस पे. और लूप लगाने के लिए मैं यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं मैप, अगर आप देखोगे. लेकिन मैप के लास्ट में मैंने ना यहां पे ज्वाइन इंप्लीमेंट किया है. मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है. मैं ज्वाइन को ना एक सेकंड के लिए रिप्लेस कर रहा हूं. अगर मैं यहां पे इसको अभी जाऊंगा आउटपुट में, अभी भी मेरे पास आउटपुट आएगा, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ना, कॉमा भी साथ आ रहा है, कॉमा भी साथ आ रहा है, कॉमा भी साथ आ रहा है. क्या हो रहा है देखते हैं. मैं यहां पे चलता हूं. आई विल सिंपली गो से console.log repo list. मुझे पता है कि ये जो रेपो लिस्ट वेरिएबल है, आई मीन ये जो रिजल्ट है, ये सिंपली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट. एरे ऑफ दिस वन. तो ये एक ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, तीसरा ऑब्जेक्ट जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये एरे है. मुझे पता है कि ये जो रेपो लिस्ट यहां पे है ये भी एक एरे है. क्यों? क्योंकि रिजल्ट डॉट मैप एरे ही रिटर्न करता है. मैप मेथड जब आप एक एरे पे इंप्लीमेंट करते हो वो एरे ही रिटर्न करेगा. और अगर मैं इस वक्त इसके कंसोल में जाऊंगा ना, वी कैन क्लियरली सी कि एक एरे आ गई, और उस एरे में देखो क्या है, डिव्स की एरे है वो. तो स्लैश एंड डिव स्लैश एंड फिर एंकर टैग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हो क्या रहा है कि ये जो मैप इंप्लीमेंट कर रहा है उसमें रिटर्न क्या कर रहा है, डिव.
तो फिर div कॉमा div कॉमा div कॉमा div कॉमा div, तो जितने भी इसके अंदर इस रिजल्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस एरे में जा रहे हैं div की शेप में, क्योंकि मैप के अंदर जो मैं रिटर्न करूंगा वही तो रेपो लिस्ट में जाएगा ना, और वो divs हैं। तो divs को का एक एरे बन रहा है, और उसके बाद जब मैं उन्हीं divs ऑफ एरेज को यहां पे इनर HTML डाल रहा हूं तो वो कॉमा भी साथ ला रहे हैं, क्योंकि एक इनर HTML हमेशा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, divs होगा, HTML होगा। तो इसलिए मैं इसको क्या काम करूंगा, ज्वाइन इंप्लीमेंट करूंगा, जिसमें होगा क्या, जिसमें सिंपली मेरे पास कॉमा एज अ सेपरेटरी ट्रीट होगा, फिर जितने भी मेरे पास ये एरे के आइटम्स है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग बनेगा, और उसकी वजह से होगा क्या, मेरे पास रेपो लिस्ट प्रॉपर्ली आ गया। हालांकि कॉमा नहीं यहां पे इंप्लीमेंट करना है, यहां पे मैं इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा। एंड नाउ इफ आई गो हियर यू कैन क्लियरली सी अब कॉमा मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है, अब ये divs खा लिए, इससे पहले एरे ऑफ divs था, अब ये divs है, इसीलिए मैंने ज्वाइन इंप्लीमेंट किया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको ये चीजें समझ भी नहीं आ रही, इट्स कंप्लीटली ओके, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दीज। द पॉइंट इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस राइट नाउ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एसिंक अवेट और डॉट एंड डॉट के प्रोमिसेस किस तरीके से काम करता है। अब यहां पे मेरे पास जो कंफ्यूजन है ना वो ये है कि जो मैंने फेच रेपोज किया ना, उसमें मैंने adfer 136 डाला, यहां पे मैंने फेच यूजर इन्फो में adfer 136 डाला। मैं क्या चाहता हूं करना, मैं चाहता हूं कि जो मैं यहां पे सर्च फील्ड में लिखूंगा, जो भी मैं लिखूंगा वही उसी नाम की मुझे गिटहब प्रोफाइल दे दो। तो उसके लिए मैं इसको बताऊंगा, इस बटन पे एक इवेंट ऐड करो जिसमें आप इसको रीड करोगे और इसको पास करोगे एज अ यूजर नेम टू बोथ ऑफ दीज फंक्शंस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर। सो आई विल सिंपली कॉपी दिस एंड लेट मी सिंपली गो इन दिस script.js, और इसको तो अब मुझे काम नहीं करना है, इसका मुझे चाहिए ही नहीं, इसको भी मैं रिमूव करता हूं। एंड इवन आई डोंट नीड दिस एज वेल, लेट मी रिमूव दिस एज वेल एंड लेट मी पेस्ट इट। तो गो इन माय डॉक्यूमेंट, गेट एन एलिमेंट बाय आईडी विद द सर्च बटन एंड ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा? सबमिट का। मुझे पता है कि एक HTML डॉक्यूमेंट में मेरे पास एक सर्च बटन का फॉर्म है, उस पे एक टाइप सबमिट का एक बटन है, उसी पे एक इवेंट रजिस्टर करो, सबमिट। और उस पे कॉल क्या करोगे, सबसे पहले e.prevent default। प्रीवेंट डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि रिफ्रेश पेज नहीं करना है। हमें पता है फॉर्म का जो बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर, उसमें वो अपना पूरा का पूरा पेज जब भी आप सबमिट करोगे रिफ्रेश करेगा। वी डू नॉट वांट दैट। उसके बाद यूजर नेम लो, कहां से? एक ऐसे एलिमेंट से जिसकी आईडी यूजर नेम है, और मुझे पता है वो इनपुट फील्ड है, उसी की आईडी यूजर नेम है। फिर उसका वैल्यू लो, तो उस इनपुट फील्ड पे वैल्यू लो जब ये फंक्शन कॉल होगी, और ये फंक्शन कॉल कब होगी? जब मैं उस सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा उस टाइम पे इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको इस वेरिएबल में डालो। अगर वो ट्रू है, मतलब उसके अंदर वैल्यू है, तो उस केस में फेच यूजर इन्फो को कॉल करो, फेच यूजर रेपोज को कॉल करो। लेट मी नॉट पास पेज नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड नाउ इफ आई गो एंड ट्राई टू रिफ्रेश माय पेज, लेट मी राइट adfer 136, क्लिक ऑन सर्च, आप देखोगे adfer का प्रोफाइल आ गया। अगर मैं यहां पे लिखूंगा अंकित अभी फिर से, और अगर मैं इसको यहां पे सर्च करूंगा, यू कैन क्लियरली सी अंकित की प्रोफाइल आ गई। अब मैं यहां पे लिखूंगा लेट्स सपोज राहुल 1 एंड इफ आई ट्राई टू क्लिक ऑन सर्च, उसकी प्रोफाइल आ गई, उसकी रेपोज आ गई। तो ये होता है कि एक डायनेमिक वैल्यू मैंने पास किया फेच यूजर इन्फो में और फेच रेपोज में। ट्रस्ट में मुझे इतना ही पढ़ाना है, लेकिन इसमें एक पेजिनेशन की चीज थी, तो इसीलिए मैं पेजिनेशन को भी इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पे। जब आप एक एपीआई पे जाते हो ना, एपीआई पे काफी सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, और वो रूल्स कौन इंप्लीमेंट करता है? जिसने वो बनाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे इस एपीआई पे जाऊंगा, कितने सारे रेपोज हैं मेरे पास? मेरे हिसाब से मेरे रेपोज हैं आई थिंक 115, और आप थोड़ी 115, अगर मैं यहां पे adfer 136 को इंप्लीमेंट करूंगा, सर्च करूंगा, कितने सारे रेपोज हैं यहां पे। मैं तो नहीं चाहूंगा कि इन सारे रेपोज को मैं एक ही जगह दिखाऊं। मैं चाहता हूं एक पेजिनेशन वाला बार लिखूं नीचे, जिसमें मैं पहले पेज बटन पे पहले 5 दिखाऊंगा, दूसरे बटन पे दूसरे 5, तीसरे बटन पे तीसरे 5। अब वो कैसे करूंगा? हर किसी एपीआई पे अपने रूल्स होते हैं, और यहां पे इस रूल, इस रेपो पे अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ोगे, तो आप यहां पे एक पैरम को इंप्लीमेंट कर सकते हो, सर्च पैरम, जिसमें आएगा सबसे पहले है मेरे पास पर पेज। पर पेज आप कितने चाहते हो? पर पेज में चाहता हूं खाली 5। सो अगर मैं एंटर करूंगा ना, अब मेरे पास 5 ही रेपोज होंगी। लाइक इवन अगर मैं यहां पे भी जाऊंगा ना, इफ आई सिंपली मेक अ रिक्वेस्ट ओवर द लाइक दिस नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर पेज इज इक्वल टू 5, है ना? Now if I go to my output and if I try to go to my document, write adfer 136 search over here,
वी कैन क्लियरली सी अभी मेरे पास 5 ही रेपोज आ गई, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां पे चाहूंगा इसमें, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसमें 10 लिखूंगा, इन दैट पर्टिकुलर केस अब अगर मैं यहां पे अदफर 136 करूंगा, सर्च करूंगा, अब मेरे पास 10 रेपोज आ गई। अब यहां पे इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास पैरामीटर है ये डिफाइन करता है इस एपीआई में कितने आपको एक पेज में एक एपीआई रिक्वेस्ट पे रेस्पॉन्सेज चाहिए। अब ये तो हो गया, लेकिन मुझे दूसरे 5 में इंटरेस्ट है, तीसरे 5 में इंटरेस्ट है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, मुझे पेज नंबर भी चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं इसको बताऊंगा एंड पेज ओवरहेड इज इक्वल टू 2, कि मुझे दूसरे पेज के 5 चाहिए। तो अब अगर मैं यहां पे अदफर 136 लिखूंगा ना, तो मुझे दूसरे पेज के 5 आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे इस वाले पैरामीटर को कंट्रोल करूं। पर पेज तो 5 डिसाइड हो गया, वो तो स्टैटिक है, लेकिन इस वाले को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं यहां पे सेकंड आर्गुमेंट पास करूंगा पेज, और उसके बाद यहां पे मैं सिंपली एक आर्गुमेंट पास करूंगा डॉलर एंड देन पेज। बाय डिफॉल्ट जब आप सर्च करोगे ना, मुझे पहला ही पेज चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो उस केस में अगर मैं यहां पे अदफर 136 करूंगा सर्च, पहले ही 5 आएंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूं ना कि यहां पे एक बटन की एक लाइन हो, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी तरीके का एक कोड हो। तो जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा, उस केस में इसको फेच यूजर रेपोज कॉल करना है 2 वाले कॉलम के लिए, 3 वाले स्ट्रक्चर के लिए, पर पेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए मैं यहां पे एक पेजिनेशन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले मैं सिंपल एक चीज डिफाइन करूंगा कि मुझे कितने बटन्स चाहिए। पेजिनेशन वाला जो चीज है उसमें कितने बटन्स चाहिए, क्या मुझे 10 बटन्स चाहिए, 20 बटन्स चाहिए, 30 बटन्स चाहिए? इसका सिंपल आंसर है, जिस पे भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, जिसका प्रोफाइल, उसके टोटल रेपोज जितने डिवाइड बाय 5, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रेपोज हैं, पर पेज 5 हैं, तो 100 डिवाइड बाय 5 ऑटोमेटिकली 20 पेज बनते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पे अपना जो सबसे पहली फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा, जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो है ये। मैं इसको पेस्ट करूंगा अनकमेंट करने के बाद। देखो अनकमेंट करता हूं। सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूं कि टोटल रेपोज, लेट सपोज मेरे पास 86 है, जिससे मेरे पास बटन काउंट निकलेगा क्या, टोटल रेपोज डिवाइडेड 5, तो ऑटोमेटिकली वो यहां पे आई थिंक 15 आता है, नहीं 19 17 आता है, राइट। so 17 into 5 is 85, and then if I seal it, so it will be 18, so we will have 18 buttons over here, right। फिर एक एलिमेंट होगा मेरे पास आईडी का पेजिनेशन वाला, तो उसको मैं यहां पे क्रिएट करता हूं, div with the id as pagination like this। डन हो गया वो भी क्रिएट, तो इसने इस div को लाया। फिर मेरे पास सिंपली डॉम को यूज करके ना एक बटन बनाओ जिसका टेक्स्ट आप प्रीवियस रखोगे, और जब भी आप प्रीवियस पे क्लिक करोगे ना, तो उस केस में जो आप फेच रेपोज करोगे, वो जो यूजर नेम है वो उस टाइम पे जो यूजर नेम है वो पास करोगे, और जो उस टाइम पे पेज है पेज -1, ठीक है। तो प्रीवियस पे ऑफकोर्स करंट पेज -1 होगा, और उसके बाद उसी पेजिनेशन में इसी प्रीवियस बटन को अपेंड करोगे, हो गया। उसके बाद कितने बटन चाहिए, जितने मेरे पास बटन काउंट है, तो i इज इक्वल टू 1 लेस देन बटन काउंट लेस देन 18 और इक्वल टू, तब तक मेरे पास बटन क्रिएट करते जाओ। तो कितने बटन क्रिएट होंगे, इन दिस पर्टिकुलर केस 18, और हर किसी बटन के ऊपर जो कंटेंट लिखोगे वो आई होगा, 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हर किसी बटन पे आप क्लिक करोगे, फेच रेपो करोगे उस यूजर नेम के साथ जो उस टाइम पे होगा, और उसके बाद आई। तो जब मैं 3 बटन पे क्लिक करूंगा, i3 होगा, तो 3 वाले फेच रेपोज कॉल होगा, और पेजिनेशन में उसी पेजिनेशन में उस बटन को अपेंड करो, हो गई ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट बटन एट द एंड होगा, जिसमें सिंपली एक क्रिएट बटन होगा, नेक्स्ट कंटेंट होगा, और पेज +1 कॉल होगा फेच रेपोज में, और उसके बाद वो अपेंड होगा। तो ये है मेरे पास सेट पेजिनेशन। लेकिन यहां पे एक सिंपल चीज हमें करनी है, इसको कॉल करना है। कहां पे मैं कॉल करूंगा, इसको मैं किस जगह पे कॉल करूंगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड आई विल सिंपली कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन फेच रेपोज। सेट पेजिनेशन को मैं उधर ही कॉल करूंगा, कि जब मैं इवन सर्च पे क्लिक करूंगा, जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तब इसको कॉल करूं, वही करूंगा ना। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉल में सेट पेजिनेशन। लेट्स डू दैट। सो लेट मी सिंपली गो स्क्रिप्ट में, इस केस में कहां पे है, ये वाला है ना।
तो उस केस में मेरे पास यूजर नेम आएगा. सो इफ यूजर नेम इन दैट पर्टिकुलर केस सेट माई पेजिनेशन विद द यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, राइट. एंड देन द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज, सेकंड पेजिनेशन में कौन सा आर्ग्यूमेंट है, पेज नंबर, और यहां पे मैं उस टाइम पे पेज नंबर 1 पास करूंगा. ठीक है, set pagination username 1. And now if I go here to my output and if I search my adfer136, search it, we can clearly see कि कितने बटन्स बन रहे हैं, 18 बटन्स बन रहे हैं. और जब मैं 4 पे क्लिक करूंगा ना, उस केस में i4 है तो 4 वाले डिस्प्ले हो गए. 10 पे क्लिक करूंगा 10 वाले डिस्प्ले हो गए. 14 पे क्लिक करूंगा 14 वाले डिस्प्ले हो गए. क्योंकि मेरे पास 112 रेपोज है तो ये सारे बटन्स का काम करेंगे. यहां पे मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो प्रीवियस वाले आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट वाले आ गए. बट ऑन द सेम टाइम अब अगर मैं यहां पे अंकित को कॉल करूंगा, या अभी राहुल 11 था मेरे पास, उसके पास 2 ही रेपोज थे. इफ आई क्लिक ऑन राहुल 11, 2 ही रेपोज है ना. देखो क्या क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी गंदी चीज हो रही है. पुराने सेट पेजिनेशन ऑलरेडी थे, एक और सेट पेजिनेशन आ गया, तो इसे पुराना रिमूव नहीं किया है ना. बट लीव दैट असाइड. अगर मैं यहां पे इतने ही, अगर मैं यहां पे 11 पे क्लिक करूंगा, है ही नहीं. देखो इंटरनल ये मेरे वाले ला रहे हैं, क्योंकि यहां पे उस टाइम पे अदफर 136 था. लेकिन मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है. पब्लिक रेपोज 3 है, 15 कुछ नहीं है, 17 कुछ नहीं है. तो एरर्स ही एरर्स आ रहे हैं. तो इस तरीके से पेजिनेशन सेट करना इज नॉट करेक्ट. ठीक है ना. और यहां पे एक और चीज हो रही है कि मेरे पास मल्टीपल पेजिनेशंस बन रहे हैं. पुराना पेजिनेशन हो गया, उसके बाद नया पेजिनेशन बन रहा है, फिर नया पेजिनेशन बन रहा है. एंड ऑफ कोर्स वही होगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको यहां पे उसी तरीके से बता रहा हूं. मैं इसको यहां पे ये नहीं बता रहा हूं कि इसको रिप्लेस करो. मैं पेजिनेशन के अंदर ये, उसके बाद नए अपेंड कर रहा हूं, नए अपेंड कर रहा हूं, नए अपेंड कर रहा हूं. तो वो इश्यू, इसीलिए ये वाला कोड में यहां पे सिंपली करूंगा स्लैश, कमेंट करूंगा. मैं इस तरीके से पेजिनेशन नहीं बनाऊंगा. ओके, तो फिर मैं किस तरीके से पेजिनेशन बनाऊंगा? मैं कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा कि मुझे 18 बटन नहीं चाहिए, 20 बटन नहीं चाहिए, मुझे 5 बटन चाहिए. प्रीवियस, नेक्स्ट और बीच में 5. और जिस भी मैं बटन पे मैं क्लिक करूंगा उसी हिसाब से पेजिनेशन का क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट इफ आई गो हियर, इफ आई सिंपली हैव 7 हियर, इसका मतलब यहां पे 6 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा. अगर मेरे पास यहां पे 10 है तो इसका मतलब यहां पे 9 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा. ये पेजिनेशन मुझे इंप्लीमेंट करनी है. और अगर 1 2 3 है तो यहां पे 1 2 3 4 5 आएगा, और प्रीवियस और मेरे पास नेक्स्ट आएगा, कुछ इस तरीके से. सो दिस इज द डायनेमिक पेजिनेशन दैट आई वांट. और इसी तरह की पेजिनेशन आप मैक्सिमम जगह पे देखते हो. मेरा ऑनेस्टली आज का ये एजेंडा था ही नहीं कि पेजिनेशन दिखाऊं, लेकिन यहां पे मैंने जब कॉपी किया, पेस्ट किया कोड, तो यहां पे दूसरा आर्गुमेंट था पेज. तो इसीलिए आपको दिखाया मैंने. हो सकता है बाद में कभी ना पढ़ाऊं, इसलिए इधर ही सीख लो. अब मैं यहां पे क्या काम करूंगा, अब मैं यहां पे एक और फंक्शन को कॉपी कर रहा हूं और उसको पेस्ट करूंगा. यहां पे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपने देखना है. सबसे पहली चीज, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया. एक और इस पेजिनेशन में मैंने तीसरा आर्गुमेंट पास किया, टोटल रेपोज. तीसरा आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, टोटल रेपोज. तो इसका मतलब यहां पे मैं हार्ड कोडेड रेपोज 86 नहीं लिख रहा हूं. तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा उस टाइम पे, उस केस में जो मैं पैरामीटर आर्गुमेंट पास करूंगा वही टोटल रेपोज होगा. पहली चीज, पेजिनेशन वाले एलिमेंट को रीड करके इसमें डालो. और जब भी ये फंक्शन कॉल होगी ना, सबसे पहले उसका इनर एचटीएमएल एम्प्टी करो, जो कि हमने इससे पहले नहीं किया था. यह सोल्यूशन क्यों, क्योंकि वरना ये पेजिनेशन में अपेंड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा. उसके बाद सबसे पहली चीज, टोटल पेज कितना होगा, टोटल रेपोज डिवाइड बाय 5, वो तो हो गया. फिर मैं एक बटन क्रिएट करता हूं, एक फंक्शन क्रिएट करता हूं जिसमें मैं 2 चीजें पास करता हूं. पहले है टेक्स्ट, दूसरा है करंट पेज. टेक्स्ट और करंट पेज के हिसाब से मैं एक बटन को क्रिएट कर रहा हूं. जिस बटन का टेक्स्ट कंटेंट ये टेक्स्ट होगा, और उसी बटन पे के क्लिक पे आपको सिंपली फेच रेपोज होगा, जो भी रेपोज है उस यूजर नेम को जो आप पास कर रहे हो विद द करंट पेज. तो जब आप इस क्रिएट बटन को कॉल करोगे उस टाइम पे उस बटन पे जो आप दूसरा आर्गुमेंट पास करोगे ना, वही मेरा पेज नंबर सेट होगा. उसके बाद इस बटन को रिटर्न करो. तो ये सिंपली एक बटन रिटर्न करता है. तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ना, ये एक बटन रिटर्न करेगा जिस पे सिंपली टेक्स्ट होगा जो आप पास करोगे, और करंट पेज वो होगा जो आप पास करोगे. सिंपल एज दैट. और उसी करंट पेज का एक रेपो फेच करेगा. उसके बाद मैं यहां पे सबसे पहली चीज एक प्रीवियस बटन क्रिएट कर रहा हूं
जिसमें मेरे पास इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, टेक्स्ट मेरे पास प्रिव है और मेरे पास करंट पेज पेज -1 है। तो जो भी उस टाइम पे इस सेट पेजिनेशन को पेज मिलेगा उसी पेज -1 एंड दैट्स व्हाट द करंट पेज विल बी। ऑफ कोर्स मेक सेंस। और उसके बाद प्रीवियस बटन जब भी मेरे पास 1 है उसको डिसेबल करो। तो जब मेरे पास पेज नंबर 1 आ गया उस टाइम पे मेरे पास जो प्रीवियस है वो डिसेबल होना चाहिए, उस पे कोई क्लिक नहीं आएगा। और उसके बाद उसी पेजिनेशन वाले कंपोनेंट में उसको अपेंड करो। सिंपल चीज है। देन आई हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर मैं यहां पे 7 है तो उसके बाद यहां पे 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 8 और 9। तो यहां पे ये जो रेंज है ना ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और इसके लिए मैं ये दो चीजें डिफाइन कर रहा हूं, स्टार्ट एंड एंड। एंड ऑफ कोर्स स्टार्ट एंड एंड चेंज हो रहा है, उसी का फिर लूप बनेगा। तो यहां पे मैं इसको बता रहा हूं, आप एक काम करो, स्टार्ट को इंप्लीमेंट करो और उसमें इंप्लीमेंट करो मैथ डॉट मैक्स। मैक्स क्या करेगा कि जो भी आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे ना उनमें जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो आपको देगा। इसमें सबसे पहला वैल्यू है 1 और दूसरा है पेज माइनस मैथ डॉट फ्लोर। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास पेज नंबर है 8। लेट्स सपोज मैं इसको ले लेता हूं। सो दिस इज 8 माइनस मैथ डॉट फ्लोर मैक्सिमम बटन्स। मैक्सिमम बटन्स कितने हैं? 5। तो 5 आ गया, 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5। फ्लोर किया 2। सो सिंपली 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, है ना। तो यहां पे जब मैंने पेज 8 लिया तो इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से जब मैं पेज माइनस मैथ डॉट फ्लोर मैक्सिमम बटन /2 करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये 6 निकलता है। लेट्स सपोज इट इज 6 फॉर व्हाट? पेज 8। तो ये स्टार्ट। तो ऑफ कोर्स आप देखोगे यहां पे जब 8 होगा ना तो ये मेरे पास 6 निकलेगा, तो स्टार्ट 6 आ गया। आई होप स्टार्ट समझ आ गया। एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस स्टार्ट के फॉर्मूला के हिसाब से बीच वाला मेरे पास पेज जो है, लेट्स सपोज बीच वाला जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, लेट्स सपोज दैट इज 11। तो यहां पे क्या आएगा? 10, फिर आएगा 9। इसका मतलब स्टार्ट 9 आना चाहिए। तो मैथ डॉट मैक्स 1 कॉमा 11 11 माइनस मैथ डॉट फ्लोर मैक्सिमम बटन /2, वो ऑलरेडी 2 निकलता है, तो 1 कॉमा 9, तो 9 निकलेगा स्टार्ट। तो ऑफकोर्स 9 है। तो ऑटोमेटिकली जिस पे भी आप क्लिक करोगे ना उसका स्टार्ट उसका 2 माइनस होगा, तो वो मैंने यहां पे किया। फिर आते हैं एंड पे। मैथ डॉट मिन, मिन क्या करता है कि इन दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जो मिनिमम नंबर होगा वही होगा। टोटल पेजेस क्या है? टोटल पेजेस क्या है? लेट्स सपोज टोटल पेजेस मेरे पास 14 है फॉर दिस डिस्कशन, ठीक है ना। 14 कॉमा स्टार्ट, स्टार्ट क्या निकला? फॉर एग्जांपल फॉर 11 स्टार्ट मेरे पास 9 निकला, तो 9 प्लस मैक्सिमम बटन -1 4, तो 9 प्लस 4 इज 13। तो ऑफकोर्स 11 12 13, तो एंड 13 निकला ना। तो ये जो फॉर्मूलाज है ना ये आपको 5 का एक प्रॉपर रेंज देंगे जो भी आप पेज सिलेक्ट करोगे, एंड वी हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड मैथमेटिकली एज वेल। तो स्टार्ट और एंड का आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब उसी रेंज का स्टार्ट से लेकर एंड तक आप बटन्स बनाते हो। तो 7 से लेकर 8 9 10 11 तक बटन्स बनाओगे, 1 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 8 तक। तो एक प्रॉपर रेंज 5 बटन्स की हो गई, और जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो बीच में आएगा, एंड वी हैव सीन दैट उस हिसाब से। तो उस रेंज का एक बटन बनाओ, उस पे आप एक बटन को कॉल करोगे जिसमें आप सिंपली आई को पास करोगे तो 3 टेक्स्ट बनेगा, 4 टेक्स्ट बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा क्रिएट बटन कुछ नहीं बल्कि वही टेक्स्ट लेगा जो उस बटन का पहला आर्गुमेंट होगा। तो अगर 1 है बटन का टेक्स्ट, उस लूप के हिसाब से 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, और मेरे पास करंट पेज वही बटन का टेक्स्ट ही बनेगा। तो 2 पे आप 2 को कॉल करोगे, 3 पे 3 को कॉल करोगे, और जब भी आप उस बटन पे होंगे तो उस केस में वो वाला बटन जिस पे आपने क्लिक किया वो डिसेबल करो, और उसके बाद उसी को पेजिनेशन में अपेंड करो। उसके बाद नेक्स्ट बटन का तो सिमिलर ही है, नेक्स्ट होगा पेज +1 होगा, और जब ये टोटल पेजेस के बराबर आएगा तो उस केस में उसको डिसेबल करो एंड देन सिंपली अपेंड इट। तो ये जो मेरे पास सेट पेजिनेशन की फंक्शन ना, दिस इज द एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ किसकी? मेरे पास पेजिनेशन की। लेकिन मैं इसको कहां पे कॉल करूंगा? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। मैं इसको सेट पेजिनेशन को किस टाइम पे कॉल करूंगा? जब मेरे पास सर्च हो रहा है। लेकिन जब मैं सर्च कर रहा हूं ना, अगर आप यहां पे देखोगे, जब मैं सर्च कर रहा हूं ना, सर्च करने के टाइम पे मैं यूजर इन्फो को कॉल कर रहा हूं, फेच रेपोज को कॉल कर रहा हूं। क्या सेट पेजिनेशन के टाइम पे मुझे ये थर्ड आर्गुमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी हो सकता है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो सेट पेजिनेशन वाला कोड है ना, इसमें मुझे चाहिए टोटल रेपोज कितने हैं,
और टोटल रेपोज मुझे तभी मिलेंगे जब मैं इस वाली एपीआई पे रिक्वेस्ट करूंगा। जो मुझे ये फाइनल रेस्पॉन्स देगा उसके अंदर उस एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मेरा टोटल रेपोज है। तो इसीलिए इस सेट पेजिनेशन को मैं यहां पे कॉल नहीं करूंगा बल्कि टोटल रेपोज में कॉल करूंगा, जिसमें मैं सबसे पहली चीज इसी फंक्शन में क्या काम करूंगा, मैं अपने डिसाइड करूंगा कि पहले कितने टोटल रेपोज हैं। लेट्स सपोज टोटल रेपोज मेरे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, जो भी आपको चाहिए वो है, बट मैं इसको यहां पे किस जगह पे कॉल करूंगा, इस टोटल रेपोज के अंदर। सो लेट मी सिंपली गो हियर, कॉपी दिस इनसाइड माय टोटल रेपोज एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। तो सेट पेजिनेशन को कॉल करो जिसमें आप ऑफ कोर्स यूजर नेम पता है अब क्या है, पेज नंबर भी पता है और टोटल रेपोज मुझे नहीं पता है, बट क्या मैं टोटल रेपोज को यहां पे सिंपली लिख सकता हूं रिजल्ट डॉट लेंथ? देखते हैं, आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। And let me also do one thing, console.log result.length, ठीक है ना, इस result.length मुझे चाहिए। Now if I go here and if I try to write adfer 136 and if I search, let me go to inspect and let me try to see console, तो मेरे पास 5 हैं। अब यहां पे एक चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, वो ये है कि मैं जब यहां पे लिख रहा हूं ना टोटल रिजल्ट डॉट लेंथ, ये इस वेरिएबल की रिजल्ट दे रहा है और मैंने ऑलरेडी इसी फेच को पर पेज 5 बताया है, तो ऑफ कोर्स ये 5 ही लिखिएगा। तो इस केस में मेरे पास ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसीलिए मैं यहां पे एक और फंक्शन को क्रिएट करूंगा और वो फंक्शन एक ही चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी कि मुझे टोटल रेपोज को रिटर्न करना है। तो मैं यहां पे एक फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूं फेच टोटल रेपोज, जिसको मैं यूजर नेम दे रहा हूं और वो यूजर नेम कुछ नहीं है बल्कि जिसको मैं डायनेमिकली पास करूंगा इस फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे, और ये रिटर्न करना है फेच। अब जब ये रिटर्न फेच कर रहा है इसका मतलब क्या कि रिटर्न प्रॉमिस करेगा, जिसमें मैं सिंपली इसको बता रहा हूं इसी एपीआई पे रिक्वेस्ट करने के बाद जो उसके अंदर पब्लिक रेपोज है उसको मुझे रिटर्न करो। सिंपल चीज है। तो यहां पे ये मुझे पता है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये सिंपली डेटा डॉट पब्लिक रेपोज रिटर्न कर रहा है, इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को ही रिटर्न कर रहा है, सिंपल एज दैट। तो अब अगर ये हुआ, ये मुझे पता है कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो क्यों ना मैं इस वाली चीज को इस तरीके से यहां पे कॉल करूं, सॉरी नॉट दिस, लाइक दिस, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, इस तरीके से। सो फैच टोटल रेपोज, यूजर नेम इसको पता है ऑलरेडी क्या है, उसके बाद उस पे उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करो, वहां पे टोटल रेपोज है उसको निकालो, तो टोटल रेपोज निकाली, उसी टोटल रेपोज को मैं यहां पे पास कर रहा हूं, सिंपल एज दैट। अब आप देखो डेटा डॉट पब्लिक रेपोज क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे इस एपीआई पे जाऊंगा आप देखो कि पब्लिक रेपोज कुछ नहीं है बल्कि टोटल काउंट है। तो जब मैं इसको यहां पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं ना, रिट्रीव कर रहा हूं ना, ये एक नंबर है 115 है, तो जब 115 यहां पे चला गया मेरे केस में, तो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से 115 को पास करेगा। यूजर नेम ऑलरेडी इसके पास है, पेज नंबर ऑलरेडी इसके पास है, कैसे? क्योंकि यूजर इसी फंक्शन को मैंने फिर यहां पे कॉल किया। सो नाउ इफ आई गो हियर टू माय वेब एप्लीकेशन, इफ आई सर्च adfer 136, इफ आई क्लिक सर्च, यू कैन क्लियरली सी 1 प्रीवियस डिसेबल्ड है, और उसके साथ साथ मेरे पास अगर मैं 5 पे क्लिक करूंगा, 4 पे क्लिक करूंगा, तो वो उसकी उस 5 को पेज नंबर सेट करेगा और उसी हिसाब से पेजिनेशन को मैनिपुलेट भी करेगा, चेंज भी करेगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, यू कैन ऑटोमेटिकली सी कि किस तरीके से मेरे पास एक रेंज प्रॉपर्ली डिसाइड हो रही है। सो इफ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रॉपर्ली एवरीथिंग इज वर्किंग, एंड व्हेन इट इज एट लास्ट आई वांट टू सी दैट वेदर नेक्स्ट विल बी डिसेबल्ड और नॉट। तो अगर मैं यहां पे इस, हाँ देखो, अब अगर नेक्स्ट करूंगा ना, अब डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि 115 डिवाइड बाय 5 इज टोटल 23। तो जब 23 पे पेज आ गया, ये नेक्स्ट है। अब आप चाहो इसको स्टाइल करो, इंप्लीमेंट करो, आपकी अपनी मर्जी है, जिस भी हिसाब से। देखो ऑनेस्टली ना, मेरा इंटेंशन ये प्रोजेक्ट पढ़ाना नहीं था, मेरा इंटेंशन था आपको मैं दिखाऊं कि डॉट एसिंक अवेट, जब आप एक प्रॉमिस को फेच करते हो एसिंक अवेट से कैसे रिजॉल्व करोगे, डॉट देन डॉट कैसे रिजॉल्व करोगे, यहां पे जिस तरीके से मैंने किया वो सारी चीजें। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जिसको ये चीजें आ गई ना, ट्रस्ट मी, उसको बाद में बैक एंड से डेटा फेच करना भी आएगा। यही तो हम उस टाइम पे भी करेंगे कि जब मैं एक एपीआई डेटाबेस के एपीआई पे हिट करूंगा,
वहां से मुझे डेटा एक स्ट्रक्चर में आएगा, उसी डेटा स्ट्रक्चर को मुझे अपने फ्रंट एंड में डालना है, और उसके लिए ऑफ कोर्स मैं इसी तरीके से डॉम को यूज करूंगा, फिर उस पर इवेंट्स ऐड करूंगा, डॉम को यूज करूंगा, उसमें अपेंड करूंगा, क्रिएट करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है मेरे पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि एसिंक अवेट क्या होता है, प्रॉमिसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं, और हमको डॉम में किस तरीके से डेटा को फेच करके डिस्प्ले करना है। सो इसी के साथ हमारा जावास्क्रिप्ट का पूरा करिकुलम कंप्लीट होता है। आई होप आपने जावास्क्रिप्ट को प्रॉपर तरीके से समझा होगा। अगर नहीं तो अपने सारे के सारे कमेंट्स, फीडबैक्स, कंफ्यूजन्स कमेंट सेक्शन में डालो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की। और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हुए ना, किसी टॉपिक को आप स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए हो सकता है कोई लाइव सेशन भी लाऊं, राइट। तो आपका प्यार चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक जावास्क्रिप्ट की सीरीज को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।